बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज इतवार का दिन है और तकरीबन कोई 4 बज रहे हैं वाशिंगटन डीसी में। हमारा आज एक प्रोटेस्ट था यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने। प्रोटेस्ट की वजह आपको पता ही है कि इमरान खान साहब को 1 महीने से उनकी हर किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो बंद की हुई है। उसके साथ साथ सोहराब बरकत और दूसरे जर्नलिस्टों को भी उठा लिया गया है। तो इस चीज़ के लिए हम प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे और डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। प्रोटेस्ट के बाद हम यहाँ एक कॉफ़ी शॉप में आके बैठ गए, कुछ और दोस्त हैं हमारे वो भी बैठे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना डिस्कशन कर लें, क्योंकि हमें लगता तो था कि पाकिस्तान में, मैं तो आपको 100 दिन से बता रहा था काउंट डाउन करते हुए, कि हर रोज़ एक सर्कस होगी, हर रोज़ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। और मैंने उसमें एक लफ्ज़ कहा था कि फील्ड मार्शल के लिए। मेरा जुमला था कि बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे, एक सर्कस होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, खित्ते के लिए और निज़ाम के लिए। तो जब मैं बार बार कहता था उसमें कि फील्ड मार्शल के लिए भी सर्कस होगी, तो लोग हंसते थे कि फील्ड मार्शल के लिए कौन सी सर्कस होगी। तो ये अब आपको समझ आ गई। डॉक्टर साहब तो हंसी जा रहे हैं जब से मुझे मिले हैं, क्योंकि इन्होंने डिफेंस को बहुत ज़्यादा कवर किया, डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज़ को हाईएस्ट लेवल के ऊपर इनकी इंटरेक्शन भी रही। और ये कह रहे हैं कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने दगरगू हो जाएंगे जितने हो गए हैं, क्योंकि आर्मी जाहिर है एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके देखें बहुत से पहलू हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि सर्कस लगाया और उस पर हम हंस सकते हैं, और आपको बज़ाहिर ये लगता है कि शरीफ ख़ानदान ने, नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर की अनएक्सपेक्टेडली क्लास ले ली है। अब इसमें मेरा ख्याल है कोई शक नहीं होना चाहिए, और क्लास भी वो इतने इत्मीनान से ले रहे हैं नवाज़ शरीफ इस वक्त जनरल आसिम मुनीर की, कि वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं फॉर रीजंस अननोन अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं लंदन में, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आए। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर हालात नॉर्मल होते तो क्या कभी हो सकता था कि शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाके बैठ जाएं एक ऐसे मौके पे जब नोटिफिकेशन चाहिए। अब उस पर तुर्रा ये है कि चंद घंटे पहले जो बची कुची कसर थी लोगों के जहन में, जो हम कह रहे थे कि यार नोटिफिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कन्फ्यूजन थी ना कि आर्मी एक्ट में, चूँकि ये नवंबर 2024 के अंदर अमेंडमेंट कर चुके हैं आर्मी एक्ट में, और उसमें ये लिख दिया है कि भाई सर्विस चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के बजाय 5 साल होगी। तो उसमें मुनीब फारूक को बहुत से लोग कहते थे कि नोटिफिकेशन की अब ज़रूरत नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ ने एज डिफेंस मिनिस्टर ट्वीट करके, जो अब तमाम पाकिस्तानी अखबारों की इस वक्त जीनत बन चुकी है, ख्वाजा आसिफ ने रही सही कसर निकाल दी है, और उसमें उन्होंने कह दिया है कि नोटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। और जब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म लगने लग गए, जब से शहबाज शरीफ 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, पहली दफ़ा लग रहा है कि शहबाज शरीफ एक वज़ीर आज़म है, और शहबाज शरीफ जब वापस आएगा तो नोटिफिकेशन इशू होगा। वैसे बड़ी बात नहीं, उसको पहली दफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ इसमें असल में ख्वाजा आसिफ साहब ने इस ट्वीट से क्या किया है, ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट से ये अबहाम ख़त्म कर दिया है वो सारी नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। ये उन्होंने, यानी ख्वाजा आसिफ का ये जो ट्वीट है ये गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये ट्वीट आप समझें कि हॉट पोटैटो प्लेस कर दिया है उन्होंने। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर एक हॉट बर्निंग पोटैटो के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। और 48 घंटे पहले जनरल आसिम मुनीर जो थे, जो बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा, इसे कहते हैं हिटलर रेज टू पावर, फुनकार रहे थे, सडनली इन्होंने उनकी क्लास ले ली है। और मैं तो वैसे कन्विंस हो गया हूँ कि शरीफ खानदान जो है उसको पॉलिटिक्स खेलनी आती है मैकियावेलियन। अब आगे जो भी होना है। लेकिन डॉक्टर गिल, क्या ये मुमकिन है कि इनके पीछे कोई है नहीं, या तो फौज का कोई धड़ा इनके साथ है या कोई बैरूनी ताकत इनके साथ है? वरना साहब इसमें 2 चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक तो फौज के अंदर मसला ये हुआ, मेरे से आप बहुत ज़्यादा बेहतर समझते और जानते हैं कि 4 4 स्टार जनरल होते हैं, एक एयरफोर्स का चीफ, एक नेवी का चीफ, एक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एक आर्मी चीफ। अब चेयरमैन ज्वाइंट को तो खा गए, ये ओहदे को ही खा गए, और आर्मी चीफ ये खुद 5 स्टार बन गए। वैसे यार कितना बेचारा शरीफ का आदमी था कि जाते जाते तारीफ भी कर गया। उनको ये था कि यार ये मुझे को अंदर शंदर ना कर दें, मेरी पेंशन। और वो अलग बात देखें कि अभी वो कहते हैं कि उन्होंने अभी अपनी वर्दी भी नहीं उतारी थी, तो इन्होंने कई जर्नलिस्ट उनके पीछे डाल दिए। उनकी पहले ही उनके खिलाफ स्कैंडल्स करना शुरू कर दिए कि आसिम मुनीर का डाटा उन्होंने लीक किया था जो नादरा से था। तो बहरहाल ये एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो 2 4 स्टार जनरल्स वो खा गए ना आसिम मुनीर, एक तो खुद 5 स्टार बन गए, और अब 2 नए आने, एक के पास स्ट्रेटेजिक कमांड आएगी जिसे मैं उर्फे आम में एटम बम कहता हूँ, और दूसरा डिप्टी या वाइस आर्मी चीफ। अब जो आसिम मुनीर हैं वो वहाँ अपनी मर्जी के बंदे लगाना चाहते हैं। हमारे ज़राए क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ मरियम ने भी किसी पे उंगली रख दी है कि मुझे ये चाहिए, और मरियम को डायरेक्ट किया है नदीम अंजम साहब ने।
कि ये पिक करें वरना आने वाले दिनों में आसिम मुनीर आपके लिए अज़दा बन जाएगा। सॉरी मैंने ये लास्ट पॉइंट आपका मिस कर दिया। मरियम ने क्या पिक किया? 2 नए 4 स्टार जनरल आने। हाँ। एक आना है जिसने वॉइस आर्मी चीफ बनना है, जिसने वाइस आर्मी चीफ बनना है, डिप्टी आर्मी चीफ, दूसरे ने न्यूक्लियर कमांड। ये दोनों 4 स्टार नेशनल। और ये 4 स्टार क्यों होंगे अब? क्योंकि चेयरमैन जॉइंट भी चला गया, वो 4 स्टार खत्म होगी पोजीशन। आर्मी चीफ 4 स्टार होता था, वो आसिम मुनीर खुद 5 स्टार बन गया। तो अब आसिम मुनीर कंपनसेट करने के लिए मिलिट्री जनरल्स को जो ऊपर बैठे हैं, क्योंकि आप देखें ना जजेस रिजाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई ना कोई स्पाइन दिखा रहे हैं, और लोग कोई ना कोई 2 सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन कर 2 सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जर्नैलों में कोई नहीं दिखा रहा। सारी उम्र हमें बताते रहे कि हम सबसे ज्यादा दिलेर हैं, सिविलियन तो बांटे ही हैं। सिविलियन खड़े हो रहे हैं किसी ना किसी काम के ऊपर, जर्नैल जो लेटे हुए, कोई जर्नैल जो है किसी ने खत नहीं लिखा। ये भी वैसे एक मिथ है। डॉक्टर साहब देखिए, अच्छा मैं आपको आपकी बात काट रहा हूं। मिथ पता क्या है? मैं आपकी बात काट, पाकिस्तान में जो लोग समझते हैं कि फौजी दिलेर होते हैं, ये मिथ है। मैं आपको बात बताता हूं। AFIC के अंदर एक ब्रिगेडियर साहब है जो डॉक्टर है, और आप क्योंकि मेडिकल डॉक्टर भी यहाँ पे इस बात को समझेंगे, तो मैंने उन्हें जर्नलिस्ट भी हूं, एक्टिविस्ट भी हूं। अच्छा, मैंने उन्हें एक दिन, मेरी उनसे एक दिन बात हो रही थी, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, वो एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, कौम को वैसी इसकी जरूरत है। अच्छा, तो मैंने उन्हें पूछा कि आपने कभी जर्नल्स की है कोई सर्जरी वगैरह के एनेस्थीसिया दिया? उन्होंने कहा बहुत सारे। तो मैंने कहा ये मैंने सुना है एनेस्थीसिया में लोग बुड़बड़ाते हैं, गड़बड़ाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का रियल सामने आता है। तो ये जो बड़े बड़े आपके जर्नल्स होते हैं, क्या वो एनेस्थीसिया के अंदर उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है? ये मैंने पूछा उनसे। या हमारी तरह के ही होते हैं वो भी? उन्होंने कहा कहीं आपसे भी फट्टू होते हैं, मतलब आप लोगों की तरह के ही होते हैं सारे, ये सिर्फ वो। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर है ना कि यूनिफॉर्म पहन लेने से बंदा तगड़ा हो जाता है, लेकिन दिलेर तो दिलेर है, वो कोई भी हो सकता है, वो एक आम शख्स भी हो सकता है, वो फौजी भी हो सकता है। दिलेर मतीउल्लाह जान है। हाँ, तो दिलेर तो कोई भी दिलेर है, वो दिलेर आप देखें तो ये जजेस हैं जिन्होंने रिजाइन किया, उनकी भी मुराद है, उनके भी मामलात हैं। दिलेर वो शख्स है जिसने कहा कि जी ये काम मैं नहीं करूंगा। अब हमारे जितने भी कोर कमांडर्स हैं, कोई तो लिख सकता था कि यार ये आपने जो मरीदके में किया ये दुरुस्त इस तरह से नहीं। इस्लामाबाद में जो आपने 26 नवंबर को सरों में गोलियां मारी, इस तरह से नहीं, हम इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये जो आप एयरफोर्स की पूरी जो अदारा जाती उसकी आप एक तशख्खुस है, उसको आप नीचे ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल उठता है, इस स्टेज के ऊपर रफड़ पड़ गया है, पिछले 48 घंटे से रफड़ पड़ा है। जब ये 27वीं तरमीम बना रहे थे, उसका ड्राफ्ट बना रहे थे और ये सब चीज़ें कर रहे थे, उस वक्त क्यों ना रफड़ पड़ा एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से, आर्मी की तरफ से अंदर? अब कैसे पड़ा है रफड़? अब रफड़ इसलिए पड़ा है कि सियासत में और क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस वक्त आसिम मुनीर साहब की तूती बोलती थी और पूरे का पूरा कंट्रोल था। अब जैसे ही वो टाइम आया जहां नोटिफिकेशन करना था, मैं पिछले कई महीने से कह रहा था नोटिफिकेशन चाहिए, और ये कह रहे थे नहीं चाहिए। 23 नवंबर को राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 2 दिन में नोटिफिकेशन कर देंगे, 25 को मतलब कर देंगे। 26 को जो शहबाज शरीफ है वो लंदन जाके बैठ गया 5 दिन के लिए। अब इन्होंने बिल्कुल लास्ट मिनट जब वापस मुड़ के आसिम मुनीर इन पर इस टाइम हमला नहीं कर सकता, एक ही काम कर सकता है, और वो मेरे अजीज हमवतनों हैं, मार्शाल्लाह लगा सकता है। वो भी उसे नहीं पता कि उसका कामयाब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो वो मिलिट्री के साथ और रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, अच्छा डॉक्टर साहब, नीचे उसे सपोर्ट मिलेगी कि नहीं, तो ये टाइमिंग सेलेक्ट की है उन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और जाहिर है मेरा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आप चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं और आपकी उनसे जो एक अकीदत भी है, लेकिन दिस इज़ अ मोमेंट टू सी दिस थिंग कि पॉलिटिक्स में जो मैकियावेलियनिज्म होती है, पॉलिटिक्स हमेशा मैकियावेलियन होती है। इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की मैकियावेलियन पॉलिटिक्स की नेचर को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। मैकियावेलियन पॉलिटिक्स यही होती है जो शरीफ ख़ानदान कर रहा है। देखिए उन्होंने 27वीं तरमीम कर भी दी है, लेकिन अब वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आसिम मुनीर को कट टू साइज़ कर रहे हैं। अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है? मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग की है, उन्होंने कैलकुलेशन की भी है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अब वो जनरल आसिम मुनीर को कन्फ्रंट कर रहे हैं, ठीक, और ज़ाहिर है ये कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं उस आदमी को जिसको पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और ताकतवर शख्स समझा जा रहा है इस वक्त। इसका मतलब है उन्होंने कैलकुलेशन की है कि ये हमें जवाबी तौर पे हम पे हमला नहीं कर सकेगा और हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वरना नवाज शरीफ साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के अंदर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनको या तो फ़ौज के किसी बहुत ताकतवर धड़े की सपोर्ट हासिल है, या इनको कम से कम एक बैरूनी वेस्टर्न पावर की सपोर्ट हासिल है, या इनको MBS की सपोर्ट हासिल है, या इनको अमेरिका के अंदर से एक इशारा है कि ये चीज़ इस तरह से नहीं होगी, वरना ये इतना स्टैंड ले नहीं सकते जैसा इन्होंने ले लिया। अच्छा देखिए ये बात आपकी, और इमरान खान ने ये मैकियावेलियन पॉलिटिक्स मैं बता उसकी वजह क्या है।
इमरान खान एक गुड फेथ में ये बिलीव करते थे और मेरी उनसे बहुत दफ़ा बात हुई इस पर। जब जनरल बाजवा तमाम सियासतदान अपना जर्नलिस्टों को बुला के हमारे खिलाफ खबरें करवाते थे, वो जर्नलिस्ट हमें बता देते थे आके कि, तो मैं उनसे कहता था कि आर्मी चीफ हमारे साथ है, क्या कर रहा है मतलब ये हमारे खिलाफ तो नहीं कुछ कर रहा। तो वो कहते थे कि ये इसको आदत है साजिश करने की, लेकिन ये इसमें इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये किस मुंह से शहबाज शरीफ और जरदारी को लाएंगे, वो तो डाकू हैं। तो इमरान खान जो हैं, जैसे आप में मान ही नहीं सकते थे पहले कि 26 नवंबर को हमारे अपने फौजी जो है हमारे लोगों को गोलियां मार देंगे, हालांकि मशरकी पाकिस्तान में ये हो चुका था। एक से ज्यादा जनरल साहब ने भी मुझे कहा, रिटायर्ड जनरल साहब, उन्होंने कहा मोहित कभी पाकिस्तान की फौज इस तरह से गोली नहीं चला सकती, लोगों को निकलना चाहिए। हालांकि ये गलत था क्योंकि हमने गोली चलाई हुई है ऐसे, हमें भी तब नहीं पता था। मशरकी पाकिस्तान में गोली चलाई हुई है हमने, बेतहाशा लोग अपने मारे हुए हैं, तो हमें क्योंकि हम वो एक बलोचिस्तान में नहीं चला रहे, चले वो मैंने कहा कि वो फिर भी हमें नजर नहीं आता या छोटे लेवल के ऊपर है, उधर तो बड़े लेवल पे सब कुछ हुआ था और हम उसको भूल गए सारे को। और कितनी मैं ये कहता हूँ कन्वीनियंस के साथ वो भी भुट्टो पे डाल दिया हमने, हालांकि भुट्टो भी उस वक्त एक टूल के तौर पर जरूर यूज हुए और बाद में उन्हें एहसास भी हुआ। देखिए भुट्टो अच्छा था या बुरा था वो एक अलग बहस है। भुट्टो अच्छा आदमी नहीं होगा, लेकिन जब हम भुट्टो के ऊपर मलबा डाल देते ना, वो मलबा उस पे नहीं बढ़ता, हम अपने ज़हन को कमजोर कर देते हैं। असल में याहिया से भी ज्यादा कसूरवार मुजीब वो है अपना अयूब खान। बिकॉज अयूब खान ने ऐसे हालात पैदा किए जो 1969 के बाद जो याहिया और उसकी टीम और ये सब लोग थे वो उनको हैंडल नहीं कर सकते थे। गिल साहब अभी देखें ना क्या हालात पैदा हो रहे हैं। हो सकता है कि आज से 2 साल के 3 साल के बाद एक बहुत बेहतर आर्मी चीफ हो, एक बहुत बेहतर नेवल चीफ हो, एक बहुत बेहतर प्राइम मिनिस्टर बैठा हो पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने हालात इतने ख़राब कर दिए हैं, इन्होंने डाइस इतनी लोड कर दी है। ये जो आपने बलोचिस्तान में आग लगाई हुई है, जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में आग लगाई हुई है, जो आपने पाकिस्तान के अंदर इतने हालात ख़राब कर दिए हैं, जब इन्हें फटना है तो इसको हैंडल करने के लिए सलाहियत भी तो होनी चाहिए ना किसी को हैंडल करने। और जब अल्लाह माफ़ करे फटना है तो इनके रिएक्शन एग्जैक्टली वही होने जो याया खान के थे। इन्होंने निकल जाना है और पीछे से कौम ने भुगतना है, हैंडल नहीं कर सके, हैंडल नहीं कर। अब दूसरी बात सुनिए, आपने जो कहा, एक तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि इमरान खान साहब कभी वो गुड फेथ में ये सोचते नहीं थे कि यार हमारी फौजी जर्नल्स जो हैं वो ये हरकत कर सकते हैं। वो जब हो गई, वो जब उनको खंजर मार दिया जनरल बाजवा ने पीछे से, तो तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यार ये इनके लिए करप्शन कोई मसला नहीं है, ये तो करप्शन को आबियारी करते हैं, पसंद करते हैं। और अब पूरी कौम के खैर अकेले इमरान खान नहीं, सारी कौम के आंखों से पट्टी। तो जब कोई आपके एतमाद को ठेस पहुंचा, मैं तो एक एनालिस्ट हूँ ना, देखिए अब सब लोगों ने मुझे इमरानडू बना दिया आप लोगों के साथ, ठीक है, उसमें शामिल कर दिया है ग्रुप के अंदर। क्या इमरान खान जो एक दुनिया के इम्पोर्टेंट तरीन स्टेट्समैन में उनका शुमार होगा और तारीख जो है वो इमरान खान को सलूट करेगी फॉर द रिजॉल्व, क्या इमरान खान अपने आप को ये कह के माफ़ कर सकते हैं कि मैं सोचता था कि फ़ौजी जो हैं वो करप्शन पे नहीं जाएंगे, या इमरान खान को रियल पॉलिटिक के पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना था? इमरान खान को मैकियावेली की किताब मैंने दोबारा ली है कल पढ़ने के लिए, जो द प्रिंस है। क्या इमरान खान को पॉलिटिक्स के जो जालिमाना प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना था? इमरान खान कैसे जनरल बाजवा पे ट्रस्ट कर सकते थे? इमरान खान कैसे ये भूल सकते थे या ना समझ सकते थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है गुज़श्ता 70 बरस का, वो मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज़म है, वो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान की करप्शन नहीं है। इमरान खान पॉलिटिकली ज़रूर ये कहते रहते नौजवान नस्ल को कि यार ये करप्ट है, लेकिन उनको पता होना चाहिए था कि ये करप्शन दुनिया के हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर, अमेरिका में काम करप्शन हो रही। डॉक्टर साहब आप नाम अगर ना लेना चाहें, क्योंकि हम दोनों आप इधर फंसे हुए हैं अमेरिका के अंदर, क्या आप देख नहीं रहे कि अमेरिका के अंदर क्या खौफनाक करप्शन हो रही है? हाईएस्ट लेवल से लेकर नीचे तक कितनी करप्शन हो रही है। तो करप्शन हर पॉलिटिकल मॉडल का हिस्सा है, उसको लड़ने के लिए आपने फौज को इन्वॉल्व नहीं कर लेना दरमियान में। ये इमरान खान ने एक बड़ी मिस्टेक की है। अब अगर इमरान खान ने मिस्टेक किया है, इमरान खान ने प्राइस पे किया है, तहरीक इंसाफ ने प्राइस पे किया है, पूरे पाकिस्तान ने प्राइस पे किया है। अब हमें इससे आगे निकल के ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ा मसला मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म सबसे बड़ा मसला है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की करप्शन एक सेकेंडरी इशू। देखिए दो बातें इसमें, पहली बात तो मैं, और आप एकेडमिक भी रहे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे जी, मैं पहली बात तो आपको ये बताऊं कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, हमसे भी हुई हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन की गलती भी है, प्रोसेसिंग की भी है कहीं पर। लेकिन मैं दोबारा वापस जाता हूं, इमरान खान कोई करियर पॉलिटिशियन तो थे नहीं। इमरान खान एक कॉज के लिए पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने 25, 26, 27 साल मेहनत की और उनकी रीडिंग हमेशा ये थी, और वो आपकी भी थी, उन्होंने अकेले ये रीड नहीं किया, आप भी सारी मिडिल क्लास सारी की, यार फौज हमारी जो है ना वो मुल्क के बेहतरी चाहती है। जर्नल्स फंसे हुए हैं वो, क्योंकि जब भी हम जर्नल्स के साथ बैठते थे ये कहते थे यार हम तो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ये जो 2-3 खानदान है ये लूट के खा गए,
अब इमरान खान या आप या मैं या जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, उनकी ये फील थी कि यार जर्नल्स मुहिब वतन है, पाकिस्तान में ईमानदारी से चीज़ें करना चाहते हैं, ये खुद एक स्ट्रक्चर में होते हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर ये बाहर भी चाहते हैं, और पॉलिटिशियंस ने तबाही कर दी। इमरान खान को ये लगा कि इनको कभी बेहतर पॉलिटिशियन मिला नहीं, कभी जो पॉलिटिशियन मिला वो नेपाल में जाके मोदी से मुलाकातें करता है, कभी कोई कुछ और करता है। तो इमरान खान को ये लगा कि जब मेरी क्लॉजेट में स्केलेटन नहीं होंगे, मैं माल नहीं बना रहा हूँगा, मेरी फॉरेन पॉलिसी के अंदर फौज के लिए कोई अलर्ट नहीं होगा, मुझे कहते हैं रशिया जाना ज़रूरी है, वो रशिया चले जाते हैं, मुझे कहते हैं वहाँ से हमें इक्विपमेंट चाहिए एयरफोर्स के लिए, फलां के लिए आप रशिया जाएं, वो चले जाते हैं, मुझे कहते हैं कोविड के अंदर J10C, मुझे का मतलब इमरान खान को, J10C हमें चाहिए और वो देंगे नहीं, कोविड है, आप जाएंगे तो शायद हो जाए। इमरान खान जाके चाम करते हैं, या ये भी कहानी सुनाई थी। जी, इमरान खान जाते हैं, वो J10C लेके आते हैं। इमरान खान इन गुड फेथ समझ रहे हैं, जैसे घर में दो भाई होते हैं, छोटा भाई कहता है कि भाईजान ये काम आपको करना पड़ना है, मैं नहीं कर सकता, ये आप करना है। तो बड़े भाई को होता है कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ, पीछे वालदा का ख्याल ये रख लेगा, वालिद का ख्याल ये रख लेगा, मैं इसके कहने पे ये काम कर रहा हूँ। इमरान खान वाज प्लेइंग इन द सिस्टम लाइक एज एन एल्डर ब्रदर, जो उनका अब उनको ये नहीं पता था, ये उन्हें पता था कि बाजवा साहब के अंदर गंदी हरकतें हैं, चुगली की, धोखेबाजी की, झूठ बोलने की, लेकिन ये नहीं पता था कि इस लेवल तक है एक बंदा जनरल बन जाए और वो थाने के कांस्टेबल से ऊपर उसकी सोच ना हो। मेरी एक बात हुई, आपके भी वो दोस्त है, मैं नाम नहीं लेता, साहब झूठ भी बहुत बोलते थे, बहुत झूठ बोलता था, ये मुझे इमरान खान ने खुद, अच्छा मैं बता दूं, वो हर दफा आके इमरान खान को ये प्रेजेंट करते थे कि जनाब वाला आप उसको छोड़ें, मेरे एक आपके भी दोस्त हैं बड़े प्यारे, नाम नहीं आपने उनका लेना, वो वहां मुसीबत में ना आ जाए। चंद दिन पहले उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि गिल साहब आपके साथ और हमारे साथ जो कुछ हुआ वो बाजवा ने करवाया। मैंने कहा चले मुझे तो करवा दिया, मैं उन्हें मिलने नहीं गया, आप तो रहते ही 24 घंटे उनके साथ थे, मैं समझ गया कौन है, आप तो बंदे ही उनके थे। आपको तो प्राइम मिनिस्टर ने मेरे सामने कई दफा डांटा था कि यार तुम जरा थोड़ा सा ब्रेक भी लगाओ, तुम बिल्कुल। आपका ये दोस्त, हमारा ये दोस्त आखिरी वक्त तक मुझे अपने अपार्टमेंट में कन्विंस करता था कि जनरल बाजवा हमारी साइड पे है, अब ये होने लगा है, अब ये होने लगा है, अब ये होने लगा है। तो मुझे तो जनरल बाजवा, मैं तो जनरल बाजवा की साइड पे नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा आप तो थे, उसने कहा गिल साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, रोज इनको जनरल बाजवा की कॉल आती है, इंटरेस्टिंग जुमला अगला उनका सुने। उन्होंने कहा गिल साहब दुख ही ये है, उस बदवक्त ने सबसे ज्यादा नुकसान उसको पहुंचाया जो उसके करीब था, उसको ये आदत है। तो जनरल बाजवा जो है उनकी मोरालिटी जो थी वो कोलैप्स थी मुकम्मल। और यही है ना कि जो कौमों के लीडर्स होते हैं, नजर आज चलें जो कुछ आज अमेरिका में हो रहा है वो क्या पूरा सिस्टम कर रहा है? एक आध बंदा है ना, उसकी सोच अब पूरे अमेरिका ने पे करनी है, या माजी में किसी एक आध बंदे की सोच। हिटलर, जर्मनी तो आज भी जर्मन उधर ही है, हिटलर था ना एक, उसकी सोच ने देखिए कितने लोगों को उसके पीछे उसी तरह का बना दिया, तबाह कर दिया। जर्मनी आज तक उसकी कीमत अदा कर रहा है। यही फौज है, इसके ऊपर को बंदे का पुत्र आ जाए तो ये फौज और तरह से रिएक्ट करेगी। आसिम मुनीर ने इसी सारी फौज को हॉस्टाइल कर दिया। मुझे यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है, जी लेकिन डॉक्टर साहब मुईद पिज़ादा सिर्फ एक एनालिस्ट है, मेरे पास किसी मुल्क का इक़्तिदार नहीं है, मेरे पास एक फ़ौज का इक़्तिदार नहीं है। इवन एज एन एनालिस्ट मैं सब्जेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी हूँ, बिकॉज मैं रोज़ अपना बूथा लेके 1 या 2 दफ़ा वीलॉग करता हूँ, ट्वीट करता हूँ। मैं अपने ट्वीट के नीचे कभी कमेंट्स बंद नहीं करता, लोग मेरे खिलाफ तेज़ तुम कमेंट्स लिखते हैं, मेरी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। मेरे हर वीलॉग के अंदर मैं देखता हूँ कि कुछ तो चले दुश्मन है, लेकिन मेरे जेन्युइन एडमायरर्स भी हैं, वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस चीज़ पे एतराज़ है। जब मैंने लफ्ज़ चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया तो लोगों ने एक सोशल, हालांकि 10% ही होंगे, वो 90% लोग जो हैं वो कहते थे करें, ठीक है, लेकिन वो 10% जो थे वो कहते थे कि ना करें, क्योंकि सोशली और कल्चरली। तो मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास पाकिस्तान के लोगों के अरबों रुपए का असासे नहीं है, ठीक है, मैं उनके टैक्स के पैसे डील नहीं कर रहा, मेरे पास फ़ौज की ताकत नहीं है, लेकिन आई एम सब्जेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी। इट इज़ नॉट कि जनरल बाजवा अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, या राहील शरीफ अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था, या कियानी साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, या मुशर्रफ अच्छा आदमी था। पाकिस्तान आर्मी ने हम सब की मदद से पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो ऑफिस है उसको अनअकाउंटेबल बनाया, फ़ौज को भी अनअकाउंटेबल बनाया और आर्मी के ऑफिस को भी अनअकाउंटेबल बनाया। इसी मुल्क में आप बैठे हैं, पिछले 100 के करीब सीनियर आर्मी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जनरल्स, एयरफोर्स, नेवी को डोनाल्ड ट्रंप और उसके सेक्रेटरी डिफेंस ने खड़े खड़े चलता फारग कर दिया। किया फ़र्क पीठ हिचक के नहीं किया फ़र्क। आप हेडलाइंस देखते रहे न्यूयॉर्क टाइम्स की, कोई खप पड़ी। ये दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, ये सबसे कामयाब फौज है, ठीक है, दुनिया की, प्रोफेशनल भी है, ठीक है। आप
आर्मी ऑफिसर से मिलते भी होंगे। मैं कई दफ़ा मुख्तलिफ लाइनों में खड़े होते हैं, बैंक से पैसे निकालने होते हैं, आर्मी अफसर आगे जाके नहीं खड़ा हो जाता, वो भी लाइन में खड़ा होता है। कई दफ़ा उन्होंने यूनिफॉर्म भी पहना होता है, ठीक है ना, मेरी उनसे बात भी होती है। वो ये उनके जहन में भी ये नहीं है कि मैं अनअकाउंटेबल हूँ। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस जो है वो आर्मी ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लेती है। सिर्फ गैरिसन कैंटोनमेंट एरिया में उनको एमपी को बताना पड़ता है, एमपी गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके पुलिस वाले के हवाले कर देती है। रोज़ आर्मी वाले, अभी एक मैंने देखा आर्मी की कर्नल जो थी, वो गाड़ी में उसका शीशा तोड़ के उसने कहा मैं कर्नल हूँ। कुछ दिन पहले वीडियो थी, उसने गाड़ी से बाहर निकलने से इनकार कर दिया, पुलिस वालों ने उसका शीशा तोड़ के उसको गाड़ी से बाहर निकाल लिया। ठीक है, जब आपने आर्मी चीफ को अनअकाउंटेबल बना दिया, ये आसिम मुनीर बुरा है, ये अच्छा है, ये इमटेरियल है। आर्मी चीफ का ऑफिस अनअकाउंटेबल है। अगर हमको आगे बेहतरी की तरफ जाना है तो हमें पाकिस्तान आर्मी चीफ के ऑफिस को अकाउंटेबल बनाना है। अग्रीड। अभी इन्होंने ये क्या किया है, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स होगा जिसको आपने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का जो सबसे प्रेस्टीजियस, जिस पे हम सब फख्र करते हैं, पाकिस्तानी किस चीज़ पे फख्र करते हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर, पीएफ के ऊपर। जैसे कभी क्रिकेट टीम, आपने यार एक आर्मी का बड़ी फौज का एक अफसर जो है, उसके नीचे आपने एक इंतहाई अच्छा, मजे की बात ये है, बड़ी फोर्स एयरफोर्स के लिए, नहीं, एयरफोर्स के लिए एक मजे की बात है। हाँ। एयरफोर्स के लिए जो सबसे कड़वा घूंट है, हाँ। वो ये है कि आसिम मुनीर एयरमैन रहे हुए हैं एयरफोर्स में। अंदाजा लगाएगा। मैं कोई डाउनग्रेड नहीं कर रहा एयरमैन को, वो भी हमारे भाई हैं, बट इमेजिन कि वो कमीशन भी नहीं रहे हुए, वो एयरफोर्स में, तो उनके तो सारे बड़े गुस्से होने उन्हें एयरफोर्स के ऊपर एज ए एयरमैन, ये सारे कमीशन अफसरान के ऊपर, तो गुस्से निकालेंगे। तो खैर वापस मैं आता हूँ। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, इसका दूसरा भी अलमिया देखें ना, आप देखिए डिजास्टर देखें, ऑर्गेनाइजेशनल डिजास्टर देखें, तो उसकी अपने बिजनेस के अंदर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस ही खत्म आपका एक आर्म फोर्सेस का ऐसा यूनिट, इकाई जो सबसे हाई टेक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। अभी इन्होंने हिंदुस्तान को कैसे ह्यूमिलिएट किया? बिकॉज दे हैड दिस लिंक 17 जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद डेवलप किया, विच इज़ अ हाई ग्रेड वर्जन। जो इन्होंने, मैंने पूछा है लोगों से, मुझे पता चला कि जो इनके पास लिंक 16 था, जो इनको F-16 की वजह से मिला था, जब आप नॉन नेटो मेजर एलाय बन गए तो पाकिस्तान को लिंक 16 मिल गया F-16 का। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने लिंक 17 नहीं दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद अपनी कैपेबिलिटी से लिंक 17 डेवलप किया है। पाकिस्तान की फौज को कहीं ना डेवलप करे कोई इस किस्म की हाईटेक चीज़। ठीक है, जंग तो फौज की हुई नहीं, बड़ी फौज की तो जंग हुई। वो भी करते हैं सर, वो धागे से ईंटें बांधते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी डेवलप है। आप जैसे कैसे कैसे बंदों को सेट कर देते हैं वो जनाब, धागे से ईंट बांधते हैं, एक इधर बांधते हैं, एक इधर बांधते हैं, और उनका होता है बिल्कुल बैलेंस रहती है ईंट। वैसे कोई बैलेंस हो इंसान या ना हो, सीधा चल सकता हो या ना हो, लेकिन जब वो ईंटें बांधते हैं तो वो कहते हैं कि ये देखें कैसा बैलेंस है। टेक्नोलॉजी उनके पास भी, माजरत मैंने आपके बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट के ऊपर मैंने थोड़ा लाइटर, पाकिस्तान ये जुल्म है एयरफोर्स के साथ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 25 मिनट की जंग जीती हिंदुस्तान के साथ, ठीक है, उसका क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर ने ले लिया। वो फील्ड मार्शल बड़ी फौज, वो फील्ड मार्शल, हक बनता है एयरमैन रहे ना कभी वो उनके पास, तो इतना हक तो उनका बनता है। पहले नौकरी सेंट्रलाइजेशन करके पाकिस्तान एयरफोर्स जो एक हाई टेक इंस्टीट्यूशन है, उसको आपने एक बड़ी फौज के बंदे के नीचे दे दिया है। दिस इज एन एक्सट्रीमली, किसने दिया? कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। कोई है नोटिफिकेशन? अमेंडमेंट तो हो गई है, नहीं अमेंडमेंट हो गई, लेकिन कोई नोटिफिकेशन हुआ है? अब मसला ये है कि वो जो 2 जनरल्स आने हैं ना 4 स्टार, मरियम कहती हैं उनमें हमारी पसंद का होना चाहिए एटलीस्ट। ये मेरे जराए बता रहे हैं, डिप्टी आर्मी चीफ वो अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं। अच्छा, और आसिम मुनीर दोनों अपनी मर्जी के। यहाँ पर पावर टसल है, शरीफ खानदान में नोटिफिकेशन होगा अगर आसिम मुनीर उनको एक 4 स्टार उनकी मर्जी का देगा। और इन अदर वर्ड्स ये है कि वो इस फिर इसकी इंटरप्रिटेशन करें ना, शरीफ खानदान रियलाइजेस दिस थिंग कि हमने आसिम मुनीर को पाकिस्तान की रेल में, इस मुमलिकत खुदादाद में सबसे ताकतवर इकाई में कन्वर्ट कर दिया है। अब उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। उन्होंने बहुत सोचा है बड़े इंटेलिजेंट तरीके से कि इस पावर स्ट्रक्चर में जो नया पावर स्ट्रक्चर बन रहा है CDF का, आर्मी चीफ कॉम्बिनेशन का, इसमें हमारा भी शेयर होना चाहिए ताकि हम इनके रहमो करम के ऊपर ना हो। और उसमें वो अपना एक इकाई, अगर आपकी ये सारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, इसका मतलब है कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं जनरल आसिम मुनीर से, तो वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर रखा जा रहा है उसके अंदर शरीफ खानदान जो है उसका हिस्सा बन रहा है, उसका हिस्सा बन रहा है, उस तरह से बन रहा है। जैसे देखिए, लोगों को बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं। मैं इवन जब टीवी में प्रोग्राम करता था तो भी मैं लोगों को कहता था, देखिए डिक्टेटरशिप सिर्फ मिलिट्री की नहीं होती, डिक्टेटरशिप सिर्फ यूनिफॉर्म की नहीं होती। क्या सऊदी अरब में डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या कतर में डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या बहरीन में डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या चीन में डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप नहीं? ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो नहीं है, ये खौफनाक
सिविलियन नॉन मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। जब आप हसीना वाजद, आप इंदिरा गांधी, हाँ वो भी तो डिक्टेटर ही थी एक टाइम। अब ये देखें, ये आप समझ सकते हैं, कुछ लोग 10% लोग ये समझ सकते हैं जो यूनिवर्सिटियों से, कि असल में इशू एलीट डिक्टेटोरियल कंट्रोल है, मसला आर्म फोर्सेस का नहीं है। आर्म फोर्सेस डिक्टेटोरियल मॉडल का हिस्सा बन जाते हैं अगर आपके पास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, अगर आपके पास पॉलिटिकल एलीट क्लास नहीं है। चूंकि पाकिस्तान में हमारे पास अवेयर पॉलिटिकल क्लास नहीं थी, जैसे अमेरिका में लड़ाई हो रही है, अमेरिका में मुझे बहुत एतमाद है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह सकता हूँ कि अमेरिका में जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, फैशिज्म, वाइट सुप्रीमिज्म के नाम पे क्रिश्चियन एवेंजलिज्म, वो नहीं हो सकेगा बिकॉज अमेरिका के अंदर एक बहुत अवेयर लिबरल पॉलिटिकल क्लास एग्जिस्ट करती है। वो हर स्टेप एंड हर स्टेज पे लड़ेगी, वो अपने हकूक नहीं खत्म होने देगी, वो लड़ेगी, बहुत बहादुरी से लड़ेगी, वो लड़ेंगे, वो पूरी दुनिया को इसमें लेकर आएंगे, वो यूरोप को लेकर आएंगे, वो कनाडा को इसके अंदर लेकर आएंगे, अमेरिका का मीडिया लड़ेगा, अमेरिका का टीवी लड़ेगा, अमेरिका का सोशल मीडिया लड़ेगा, वो लड़ेंगे। पाकिस्तान के पास एक अवेयर पॉलिटिकल क्लास नहीं है। वो एक आदमी बैठा हुआ है, एक बच्चा लेके हर वक्त आपके मेरे खिलाफ बोलता रहता है, एक छोटी सी बच्ची उसने बिठाई हुई होती है, नाम मुझे उसका लेके मैं उसको इज्जत नहीं देना चाहता, एक बुढ़ा सा बाबा हवास भागता है, कभी आपके पीछे पड़ जाता है, कभी इमरान रियाज के पीछे पड़ जाता है, किसी दिन मेरे पीछे पड़ जाता है। यकीन करे मुझे नहीं पता कौन, वो छोटी सी बच्ची उसने मौसू बिठाई देती है। अच्छा आई प्रॉमिस मुझे नहीं पता कौन है वो, है भी इस काबिल नहीं है उसका। चले दफा करें। अच्छा मैं अगली बात ये आपको बताऊं, एक छोटी सी बात सिर्फ इसमें ऐड कर दूं। वो ये है कि देखें, एक साइड पे तो आपने कहा कि हाईएस्ट या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो आप ये कहते हैं कि भाई इमरान खान के पास अथॉरिटी थी तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि वो बाजवा को ये सब कुछ ना करने देते। कोशिश तो की बहुत, क्योंकि पहले ही आपको पता है कि हमारी सीटें छीन ली गई थी, गवर्नमेंट इस तरह की दी गई जो बैसाखियों पे थी। इमरान खान ने खुद कहा कि उनकी ज़िंदगी की ये गलती है, उन्हें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने खुद कहा, मुझे तो बहुत पहले कहा था उन्होंने ये बात बहुत पहले कही थी, दूसरे साल में ही कह दी थी पब्लिकली, उन्होंने ये बात बाद में कही। अब अगर वो ना लेते तो शायद आज पाकिस्तान का जो डिस्कोर्स है वो डिफरेंट होता। लेकिन क्या बाजवा को एक्सटेंशन ना देते? हैविंग सेड दैट, वापस चलते हैं। मुझे ये बताइए कि कई दफ़ा जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है, ये जो आज सारा सिस्टम नंगा हुआ है, पहले तशखीस होगी तो इलाज होगा उसका। ये जो बीमारी खुल के उबल के गंद बाहर आया है, जो आवाम को नहीं पता था कि असल फसाद की जड़ है कहाँ, ये इमरान खान के स्टैंड की वजह से, ये इमरान खान के स्टैंड की वजह से हुआ है। तो अब तशखीस हो गई है तो इलाज भी हो जाएगा इंशाल्लाह। वक्त लग रहा है क्योंकि इलाज कई दफ़ा, कैंसर का इलाज मुश्किल होता है और लंबा होता है। ये कैंसर है, 78 साल का कैंसर है जो पाकिस्तान को लगा है और रफ्ता रफ्ता बढ़ता रहा है और उसने पूरी अब बॉडी को हाईजैक किया। इलाज कैसे होगा ये मुझे क्लियर नहीं है स्टेज पे, इलाज कैसे होगा वो तो देखें, क्लियर तो बहुत सारी चीज़ें नहीं, लोगों को ये भी क्लियर नहीं था कि आसिम मुनीर का इलाज कैसे होगा, कर दिया ना अगलों ने। इस टाइम नोटिफिकेशन कोई नहीं है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। 2 जर्नल्स जो प्रमोट करने हैं वो अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है। डिफरेंट जर्नल्स लॉबी कर रहे हैं कि मैंने बनना है 4 स्टार, मैंने बनना है। एयरफोर्स का कॉन्फ्लिक्ट भी अपनी जगह मौजूद है, नेवी का भी कि जी हमें क्यों नीचे ले रहे हैं, वो अपनी जगह है। अच्छा, उसके बाद जो असल कॉन्फ्लिक्ट है वो स्ट्रेटेजिक कमांड पे भी है कि वो आर्मी चीफ के नीचे चला जाएगा बिल्कुल। उस पर भी नून लीग जो है वो कह रही है हमारी पसंद भी होनी चाहिए उस बंदे के अंदर। अब इसमें अगर तो आसिम मुनीर ने उनकी बात मानी नोटिफिकेशन करते हुए, तो आसिम मुनीर भले बहुत बड़े इस वक्त फनकारने वाले सांप है, लेकिन आपको ये पता है कि जब सांप जख्मी हो जाए तो उसके दिन गुने जाते हैं, उसके बाद वो बचता नहीं। आसिम मुनीर को इस इंसिडेंट ने जख्मी कर दिया। मैं ये बड़ी मुद्दत से कह रहा था कि 29 नवंबर के बाद आसिम मुनीर कमजोर होंगे, लेकिन वो कमजोर हो गए। बुरा लगेगा बहुत से लोगों को, लेकिन मैं कई दफ़ा नवाज शरीफ साहब का बड़ा मोतरफ हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं नवाज शरीफ की बहुत ख़िलाफ़ बोलता हूँ। ज़ाहिर है नवाज शरीफ के तमाम जो उनके सपोर्टर्स हैं वो मेरे बहुत ख़िलाफ़ हैं, मुझसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक नवाज शरीफ को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बहुत सी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत से क्रूशल मोमेंट्स में उन्होंने वो अंडरस्टैंडिंग शो की है, और अब फिर उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग शो की है गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर। अपने इंटरेस्ट में वो शो की है, मतलब अपने इंटरेस्ट में शो की है, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में शो नहीं की है। पॉलिटिकल फील्ड में हमेशा यही होता है, डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेट्स अपने लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई मुल्क के लिए नहीं होती पॉलिटिक्स, लेकिन उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग शो की है। कारगिल के वक्त उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग शो की, कारगिल से पहले वो हिंदुस्तान को एंगेज करना चाहते थे। नवाज शरीफ 2015 में इंडिया को एंगेज करना चाहते थे, उन्होंने हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग शो की। यहाँ पर भी इन्होंने कट टू साइज कर दिया है। अब ये कैसे इमर्ज करेंगे इसमें से आसिम मुनीर? अब आसिम मुनीर वो आसिम मुनीर इसके बाद इमर्ज नहीं करेगा।
ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर को रिज़ाइन कर देना पड़े, या आसिम मुनीर कंटिन्यू करे एज कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, लेकिन वीकेंड हो सारे पाकिस्तान। अगर उनकी मर्जी का डिप्टी आर्मी चीफ लग गया तो क्या नहीं आ गया ना उनका। हाँ, उनका क्या नहीं आ गया, तो ये मुशर्रफ हो गया, मुशर्रफ हो गया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अब ये कैसे इमर्ज नवाज करे? शरीफ वो सर्जन है जिनको इसमें कोई शक नहीं कि सर्जरी आती है करनी, लेकिन गलत हो लेकिन गया। वो सर्जरी के दौरान नशा पीना शुरू हो जाते हैं। वो जो उनको फैमिली का है, दौलत का है, पैसे का है, मेरे कहने का मतलब, तो उसका फिर वो बहुत अच्छे सर्जन है, आप मान सकते हैं ये बात कि जी उन्हें सियासत का अंदाजा है। लेकिन मसला ये कि अगर वो बिल्कुल सर्जरी के दरमियान में भरा हुआ सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने तो मरीज तो मारा गया। साथ ही ये भी कह दिया ना डॉक्टर गिल कि नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान की बेहतरी की सियासत नहीं होती है, तो नवाज शरीफ की इशू ये सियासत है, अपने इंटरेस्ट की होती है। तो इशू ये है, मेरा इसमें पॉइंट सिर्फ ये है, लेकिन अभी कौन इमर्ज करेगा? ऐसा भी हो सकता है कि आसिम मुनीर प्रिवेल कर जाए, वो मार्शाल्लाह भी लगा सकता है अगले 24 घंटे, 48 घंटे में अगर बात ना बनी तो। ये डिपेंड करता है कि फौज का ताकतवर धड़ा किसके साथ है, बिल्कुल ऐसा ही, और बाहर की पावर्स किसके साथ है। एग्जैक्टली, ये ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से ब्लिंक नहीं है कोई। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हाँ जी। देखिए, ये डिपेंड करता है कि एमबीएस और ट्रम्प किसको फेवर करेंगे। क्या वो एक सिविलियन नवाज शरीफ और उसके साथ खड़े जर्नलों को फेवर करेंगे, या वो आसिम मुनीर उनके साथ के जर्नलों को फेवर करेंगे? मेरे ख्याल में अगर आप मेरे से पूछें तो जो बैरूनी लॉबी है, स्पेशली अगर आप अमेरिका की बात करें, तो लग ये आपको रहा होगा कि वो आसिम मुनीर को फेवर करेंगे, लेकिन वो ऑलवेज नवाज शरीफ को फेवर करेंगे। मुझे भी फीलिंग है, क्योंकि नवाज शरीफ जो उन्हें डिलीवर कर सकता है वो आसिम मुनीर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बहुत शॉर्ट लाइफ है। नवाज शरीफ के बाद उसकी बेटी है, उसके बाद उसका बेटा है, तो वो लॉन्ग टर्म में जो अमेरिकी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट वहाँ नवाज शरीफ ज़्यादा कर सकता है। और हिंदुस्तानी लॉबी भी बहुत भरपूर तरीके से नवाज शरीफ को सपोर्ट करती है। तो आसिम मुनीर ने कोशिश तो की अपनी लॉबी बना के वॉशिंगटन में उन्हें ये बताने की कि मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन जो नवाज शरीफ की जो डीपली इंट्रेंच्ड है वो थ्रू इंडिया और थ्रू ब्रिटेन, वो नवाज शरीफ ज्यादा डीपली इंट्रेंच्ड हैं बैरूनी लॉबी के अंदर, और वहां पर अब नवाज शरीफ ने शतरंज की उस चाल में मात दिया है, और फील्ड मार्शल सिर्फ खुश हो गए चांपे खा के और आनियां जानियां, और सदर ट्रंप ने उन्हें फेवरेट मेरा, और जब सदर ट्रंप उन्हें इतनी बार फेवरेट कह रहे थे ना, शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात भी करवा दी। और वो जो आसिम मुनीर को इतना फेवरेट जर्नल फेवरेट, तो मुझे तभी लग रहा था क्योंकि सदर ट्रंप जब किसी की बहुत तारीफ करते हैं ना तो उसकी तबाही करने वाले होते हैं। आप हिस्टोरिकली देख लें कि सदर ट्रंप जिसकी भी बहुत तारीफ करते हैं, आजकल तो जोहरान ममदानी को भी नहीं, जोहरान ममदानी तो खैर उनका अपोनेंट है ना, वो तो एक एवरीबॉडी नोज को पॉलिटिकल के बच्चे की तरह खड़ा था। तो वो एक अलग बात है, वो तो अमेरिकी सिस्टम के अंदर स्कूल से इनको ये ट्रेनिंग है कि इवन एक पार्टी हार गई, जीत गई, तो उन्होंने बाद में इकट्ठे काम कैसे करना है। वो ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ भी आप देखते हैं मुनाफकत है कि बिलावल के बाप की जुबान कटवाई थी, लेकिन बिलावल बुजुर्ग कहेगा नवाज शरीफ को, जाके झुक के मिलेगा, मरियम के सर पे प्यार देगा जरदारी। जैसे बड़ी घटिया हरकत थी वैसे, वो जो उसका मुंह पे सुआ मारा था जुबान के अंदर। एग्जैक्टली, बड़ी घटिया, बहुत घटिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जैसे हमारे यहाँ है ना, वो सोशल, उसे मुनाफकत कहें, सोशल अदब-ओ-अदाब कहें, तो यहाँ के भी कुछ मसले हैं, वहाँ भी वैसे ही है। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप जिसको अपने दोस्त की बहुत ज्यादा तारीफ शुरू कर दे ना ओपनली, उसको फिर फिक्र करना चाहिए कि उसके दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, चूंकि हम अमेरिका में बैठे हैं, एक तो ये डिपेंड करता है कि इस स्टेज के ऊपर गुज़श्ता 48 घंटे में जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, या इससे पहले जो बिल्डअप हुआ है जब से 27th अमेंडमेंट आई है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके क्लोज जो डिसीजन मेकर है, बिकॉज प्रेसिडेंट को तो डिसीजन प्रोसेस करके दिया जाता है ना, प्रेसिडेंट ने डिसीजन बनाना नहीं होता। प्रेसिडेंट को उसका डिसीजन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसकी मिलिट्री, पाकिस्तान के हवाले से सेंटकॉम, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और उसका NSA जो है वो एक पैराग्राफ की एक समरी देते हैं कि ये हो रहा है प्रेसिडेंट, इस पर हमारी ये पोजीशन होनी चाहिए। ठीक, दिस इज हाउ द सिस्टम्स एक्चुअली वर्क। पाकिस्तान के बारे में गुज़श्ता 48 घंटे में प्रेसिडेंट को क्या ब्रीफ किया गया होगा, मुझे अब ज़ाहिर हमें नहीं पता, हमसे गलती भी हो सकती है इस एनालिसिस में, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ये ब्रीफ किया गया कि सर ऐसे हो रहा है और ये डायरेक्शन इसकी हो सकती है, तो प्रेसिडेंट का वज़न फील्ड मार्शल के साथ नहीं होगा, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का और CIA का वज़न फील्ड मार्शल के साथ नहीं होगा, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ होगा, खा वो जाली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही क्यों ना, शरीफ खानदान के साथ होगा। ऐसे कहिए, उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट देखा जाएगा ना, उसको शरीफ खानदान नहीं देखा जाएगा। जी, उसको सिविलियन सेटअप देखा जाएगा जो अमेरिका के साथ खड़ा है, और ये वो खानदान खड़ा है, सऊदी अरब के साथ भी खड़ा है, और ये वो खानदान है जिसने नस्ल दर नस्ल इनके साथ खड़े होना है, पहले भी खड़ा है, आंदा भी खड़े, और जो MBS को भी, जिसको MBS भी जिसको ब्रिटेन भी फेवर कर रहा है। तो इसलिए सिचुएशन नाजुक है, इसी पे हम अब इख्तिताम करते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। सिचुएशन जो आज से चंद महीने पहले इनविंसिबल समझता था अपने आपको आसिम मुनीर,
राइट वर्ड टू एक्सप्लेन, इनविंसिबल है उसके लिए। उसे लगता था आई एम इनविंसिबल, लेकिन उसे इनविंसिबल से उन्होंने नीचे उतार लिया है। हाँ। आसिम मुनीर अब हो सकता है प्रवेल कर जाए, मैंने कहा इनका सौदा हो जाए, डिप्टी आर्मी चीफ किसको लगाना है, चेयरमैन ज्वाइंट कमांड स्ट्रेटेजिक कमांड। अगर आसिम मुनीर इसमें से ताकतवर इमर्ज करते हैं, नहीं वो नहीं करेगा ताकतवर। देखिए ना, अब दोनों चीज़ों को देख लेना, या इसमें से आसिम मुनीर कमज़ोर होकर इमर्ज करते हैं, या इसमें से कमजोर तो हो गए ना, ताकतवर होकर इमर्ज। जब उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला कमजोरी तो हो गई, लेकिन अनलेस कि आप अगले 10 घंटे में ये सुने कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, या चले नवाज शरीफ और मरियम को उन्होंने जेल में डाल दिया है, या रिजाइन कर दिया, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है, शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया शहबाज शरीफ को उन्होंने एयरपोर्ट पे लैंड किया, जो नेजो की तरह, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो अगर मार्शल लॉ लग गया तो खत्म हो गया ना। हाँ। उसका तो काम ही खत्म हो गया, वो गिरफ्तार हो या ना हो। हाँ। बस जहाज का पायलट शहबाज शरीफ को पूछे बगैर ही लूटन एयरपोर्ट से जहाज लेके वापस आ गया है। मार्शल लॉ लगेगी तो वो पायलट तो आ जाएगा, वो तो फौज का होता है। जुनेजो साहब के साथ ये आपको पता है ना, वो पायलट एयरफोर्स के होते हैं दोनों, तो पायलट्स ने तो प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर ही जहाज वापस ले आना है। ठीक है, तो अब मसला ये है कि जरदारी साहब क्या करेंगे सारे टाइम पे? अच्छा, जरदारी के साथ वादा हुआ है कि 2.5 साल उसके बेटे को प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी इस करंट अरेंजमेंट में, और वो 2.5 साल अब पूरे होने वाले हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि जरदारी साहब को थापी दे दें, जरदारी साहब जो है वो शहबाज शरीफ को बर्खास्त कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरदारी ये कार्ड खेलेगा। जरदारी को भी पता है कि अगर आसिम मुनीर रह गया तो हमारा मजीद पटरा कर देगा। जरदारी ये कार्ड नहीं खेलना चाहता, तो मेरी फीलिंग ये है, क्योंकि इतना कुछ हो गया है हाँ, कि जरदारी को भी समझ आ गई है कि ये आगे नहीं चलेगा। मुझे लगता है, मेरे से अगर आप पूछें कि क्या होना है, मुझे लगता है कि नवाज और जरदारी और आसिम मुनीर की डील हो जाएगी। आसिम मुनीर ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जख्मी सांप की तरह। आसिम मुनीर वो ताकतवर शख्सियत नहीं रह जाएंगे। अब सार आलम ने कल जो कुछ बोला वो नवाज शरीफ ही बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी इतनी ख्वाहिशें हैं कि हमारी कमर झुक गई, ठीक है ना, तो वो नवाज शरीफ ही बोल रहे थे कि बस करें अब, एनफ इज एनफ। तो अब हर गुजरते दिन के साथ इन्होंने कमजोर होना है, उन्होंने तगड़े होना है। अब ये कब तक चलेगा ये मैं नहीं कह सकता। हाल की घड़ी में मुझे नाम मार्शल लगता नजर आता है, क्योंकि इमरान खान और उसके जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त लाइफ लाइन गारंटी है नवाज शरीफ और जरदारी के पास। इस वक्त इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? खामोश रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइम कॉफी पी के। अभी तो हमारा टाइम आया है एंजॉय करने का, इतनी देर के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के करीब जो लीडरशिप है उससे किसी किस्म की जल्दबाजी में स्टेटमेंट नहीं वो दे भी देंगे, अवाम अब सीरियस नहीं लेती। हाँ, मतलब मैं अब अगर कोई, वो अल्ताफ भाई कहते ना यार ये क्या हरामीपन चल रहा है, अब लोगों को पता चल गया हरामीपन क्या है। अब यहाँ से बैठ के इस वक्त लोग मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि मैं इमरान खान के नजरिए पर मैं एक स्टेटमेंट इधर से इधर करूं, लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं। अब जाहिर है जो पब्लिक होती है ना, उनकी कोई डायरेक्ट आवाज नहीं है, वो कोई जियो टीवी नहीं 9 बजे का खबरनामा है, वो डीजी ISPR नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा। लेकिन अवाम एट लार्ज, वो जो हमारी बहन, खाला, मासी, पुप्पी घर में करेले छील रही है ना, उसे भी पता लग रहा है कि हरामीपन कर रहा है, ये डंडी मार रहा है, ये क्या बात कर रहा है। तो अब अगर PTI का कोई भी सो कॉल्ड लीडर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कोई भी अल्ताफ भाई वाली बात कि ये क्या हरामीपन चल रहा है, वो हरामीपन करेगा तो लोगों को पता चल जाएगा, तो उसको कोई सीरियस। अच्छा, ये हरामीपन क्यों एक्सेप्टेबल है और चूतिया क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? ये मुझे समझा दो। इसमें मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं 6 तक रहता हूँ। मुझे तो पहले बड़ा बदनाम किया हुआ है जी, बड़ा वो पिछले दिनों अज़मा बुखारी साहबा ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियो में कि जी इनको जलसे में बाबा जी का ठुल्लू मिला, तो मैंने कह दिया कि अच्छा लफ्ज़ नहीं है बाबा जी का ठुल्लू। तो उन्होंने मेरी क्लास ली कि इनके दिमाग में गंद है, इन्होंने क्या कह दिया। अब इंडिया के एक टॉक शो में एक बंदे ने बाबा जी का ठुल्लू कह दिया, तो वो रूबिका लियाकत वहाँ एंकर है। अच्छा, उसने उसको शो से, उसने उसे शो से निकाल दिया। उसने कहा ये तुमने क्या गलीज वर्ड बोला एक औरत के होते हुए, औरत के सामने। अच्छा, तो वो उस बेचारे को पता नहीं था, इंडिया वाले को। वो अगर उनको बताता कि पाकिस्तान में तो जो महिलाएं हैं, मतलब फीमेल हैं, मिनिस्टर्स हैं, उसने कहा ना रूबिका लियाकत ने कि ये तुम महिलाओं के सामने क्या बदतमीजी कर रहे हो, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। तो अगर उसको पता होता, वो कहता है कि पाकिस्तान की जो देवियां हैं, महिलाएं हैं, मिनिस्टर हैं, वो बाबा जी का ठुल्लू बड़े फख्र से बोलती हैं। तो ये आपका जो चे वाला लफ्ज है वो भी ऐसा ही है।
अब इस पे आप अथॉरिटी डिक्लेयर हो चुके हैं। हाँ। तो मैं ये इसके कॉपीराइट आप ही के पास रहना चाहता हूं। सर जी चौधरी के तो आपने मुझसे छीन लिए, चौधरी की तो टर्म मैंने निकाली थी, चौधरी निजामुद्दीन। मैं वो भी आपको दे देता हूँ। सारी दुनिया समझती है आपने निकाली है टर्म, आपने कॉपीराइट चोरी किया मेरा। किसी सीन में भी ये जो 6 वर्ड है इसका कॉपीराइट मैं लेने को तैयार नहीं, उसके बदले में आपने जो लेना ले। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि चौधरी निजामुद्दीन की टर्म मैंने निकाली थी, डॉक्टर साहब ने चोरी कर ली है मेरे से और उसको ऐसा मार्केट किया है कि अब सारी दुनिया समझती है कि डॉक्टर साहब ने निकाली थी वो टर्म। सर बात तो ये है ना कि बात तो ये कि आवाम तक किसने पहुंचाई, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की तरह सब समझते हैं बिल गेट्स से बनाया कंप्यूटर, उसने नहीं बनाया। लेकिन ये जो हिंदुस्तान के सारे टेलीविजन चैनल ने नौरीन खान का एक ही दिन में इंटरव्यू किया, ये क्या है, ये किस किस्म का ट्रेंड है? हिंदुस्तान का इंटरेस्ट है ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर एक वाइब्रेंट मीडिया है, ये मानना पड़ेगा। वहाँ का परवीन सानी आपके साथ बैठ के फौज पे तनकीद करता है, उसे कोई उठा के ईंटें नहीं लटकाता, जो बात ठीक है वो माननी पड़ेगी। किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, किसी ने उसकी गाड़ी नहीं रोकी, दफ्तर बंद नहीं किया, उसका मैगजीन बंद नहीं हुआ। उनका कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं है जो CDF बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो वहाँ माहौल और है, तो उनका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये तो फिर आपकी मेरी जिम्मेदारी है ना, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, खास करके जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं। आप तो बहुत हिम्मत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो व्लॉगर हैं, मुझे एक बात बताएं, होर मेरे को कितना करवाना है जिन्ना मैं कर रहे हैं। अब और क्या मैं बम फेंक दूं? मैं बाकी सब की तरफ मुझे तो एक बंदे ने फोन करके कहा कि तुसी वापस नहीं जाना कभी भी, जो कुछ तुसी कर रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इमरान रियाज साहब से, सदीक आज़मी साहब से, वकार मलिक साहब से, वो जो कनाडा में हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, हैदर, वो तो करते ही हैं बात, बाकी सब भी। देखिए ये जो हिंदुस्तान का एक हवा बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि जी नौरीन खान का जी हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनल पे वो चली गई, वहाँ जाके उसने इमरान खान के बारे में कह दिया, तो उसने कोई रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर कोई रेड लाइन नहीं, बहन है अपने भाई के लिए बात कर रही है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हिंदुस्तान के पॉपुलर मीडिया ने, एक भाई, ताकि हिंदुस्तान के एक बहन ने अपनी विपता जो है वो रखी है, 1 अरब लोगों को पता चले, हिंदुस्तान की मीडिया ने बात उठाई। एक ऐसी बहन जिसका बेटा भी कैद है, एक ऐसी बहन जिसका 73 साल के भाई को इन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ है, उसने इनको फिर भी मुहज़्ज़ब लफ्जों में तनकीद की है। हाँ, क्योंकि वो मुहज़्ज़ब औरत। नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका की मीडिया को बता दिया था कि अजमल कसाब जो है वो फरीदकोट से, ना इंडिया के मीडिया को बता दिया, और फिर कारगिल पे उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ। तो वो, और मैं ये भी नहीं कहता कि नवाज शरीफ बांग्लादेश पे क्या कुछ कहा, मैं ये कहता हूँ नवाज शरीफ ने भी गलत नहीं किया, उसका भी आईनी हक था, मैं भी नहीं कहता, उसको राइट होना चाहिए कि वो बात कर सके। लेकिन ये मेरा ख्याल हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की, जो खास करके पाकिस्तान से बाहर है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान का जो हवा बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर के जनाब हिंदुस्तान के मीडिया पे चले गए। मुझे मे के बाद कम से कम 10 इंडियन टेलीविजन चैनल्स ने ईमेलें, मैसेजेस किए कि डॉक्टर साहब हम आपका बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे, आप 5 मिनट 10 मिनट हमें दे दें। मैंने नहीं दिया, मैंने कहा जैसे ही मैं जाऊँगा उसका कोई जुमला निकाल के पाकिस्तान के अंदर वो कहेंगे देखें जी। मैं ये पिछले 5-6 दिन से इतने फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि सबसे दोस्ती है वहाँ, वो आते जाते रहे पाकिस्तान में। उसी गवर्नमेंट में जब मैं था करतारपुर और इधर उधर, बहुत सारों ने कहा कि आइए। उनको मैंने यही कहा कि यार मैं तो पहले ही रांदा दरगाह हूँ, गद्दार हूँ, बागी हूँ, तो अगर मैंने आपके शो पे बैठ के कुछ कह दिया तो मुझे तो पक्का ही गद्दार बना देना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये देखें, आखिरी हरफ आखिर के तौर पे प्रवीण सोनी का आपने जिक्र किया, जो फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं और एक्स आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। मैंने देखा कि पाकिस्तान के सारे चेले छांटे जो हैं हमारे भाई लोगों के, या इसे कहते हैं चौधरी साहब के, वो लिखते हैं ट्विटर पे कि यार मुझे लिखते हैं तू गद्दार है, सॉरी लिखते हैं वो गालियाँ ही हैं मुझे कि तू तो गद्दार है, लेकिन ये म्यूट करेंगे, ये प्रवीण, अगर आपको आता है म्यूट करना मैं कर दूंगा। लेकिन प्रवीण सोनी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल कमेंटेटर है। मैं कहता हूं कि प्रवीण सोनी ने हिंदुस्तान की फौज के बारे में इतनी नेगेटिव बातें की। वो कहते हैं हिंदुस्तान की फौज इनकॉम्पिटेंट है, वो हिंदुस्तान के CDF और जो उनके टॉप आर्मी ऑफिसर जनरल, वो उनकी इनकॉम्पिटेंसी पे घंटों बैठ के बात करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। ना उनके आर्टिकल सेंसर होते हैं, ना उनको किसी ने गिरफ्तार किया, ना कोई ईंटें लटकाता है, ना उनको किसी ने थप्पे मारे, ना फोर्स मैगजीन बंद हुआ। हमें देखें अमेरिका में भी सुख चैन से सांस नहीं लेने देते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कल पिछले चंद दिन से DG ISPR बार नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मैंने देखी, आपने क्या खूबसूरत दी। मैंने वो फरारी वाली एक बताई कि एक एजाज शाहिद साहब जर्नल थे, उनका बेटे को लेके दी। हरामीपन था वो भी, क्योंकि वो पैसे तो उनके पास थे नहीं। फिर इसको नहीं करना। अच्छा नहीं, हरामीपन ठीक है, हरामीपन बुरी चीज नहीं, वो तो हमारी कौम की कुछ लाइन है ना, उसके अंदर वो चल जाए। और वैसे भी क्योंकि उसमें अल्ताफ भाई अथॉरिटी है, तो अब अल्ताफ भाई ने कह दिया, उर्दू स्पीकिंग है, अहले जुबान है,
तो जब अहले जुबान ने हरामीपन को एक्सप्लेन कर दिया तो अब मुझे खतरा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जरा पंजाबियों का मसला काम है, ये हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई जो है ना, जो स्कूल को स्कूल कहते हैं, ये जुबान के ऊपर जरा इख्तियार और किस मिनट पे हमने न्यूट वो मैंने किया हुआ है जनाब, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है किस मिनट पे आपने धमाका किया है। अच्छा, अब इशू ये है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उन्होंने फरारी ली। अब जुल्म देखें, मेजर साहब और कर्नल साहब की ड्यूटी लगाई कि इसे आप ऐसे फलां जगह पहुंचा। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तबाह हो गई, मेजर साहब और कर्नल साहब जान बहाक हो गए, शहीद हो गए। शहीद कैसे हो गए यार? चलो यार, हादसे में हो गए, हादसे में हो गए। स्मगल गाड़ी यार मैं एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन भी तो हूं ना, तो भाई मुझे 2 फौजी अफसर एक गैर कानूनी कस्टम ने पेड़ अनपेड यार हादसे में, स्मगल गाड़ी, चोरी की गाड़ी में। आप मुझे इतनी मुनाफकत कर लेने देना, हादसे में जान बहाक हो गए, शहीद हो गए, हादसे में जान बहाक हो गए। फिर आप कहीं गालियां ना दे, चले आप दे लें, मुझे गालियां दे लें, मैंने अपने आप को दी, लेकिन पहले भी मैंने अपने आप को दी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि कहर खुदा का देखें कि उस जनरल ने शर्म नहीं की। उसने उस कर्नल को और मेजर को इल्जाम ठहरा दिया कि ये स्मगल गाड़ियों का कारोबार करते हैं। उनकी पेंशन वेंशन जो आफ्टर मौत के बाद जो बेनिफिट है वो खत्म हो गए। उनकी माओ ने जाके राहील शरीफ के सामने बिपता की, जैसे आज नौरीन बीबी कर रही है हर जगह। माओ ने कहा कि हमारे बेटों की तो ड्यूटी लगाई थी, वो तो ड्यूटी कर रहे थे फौज में, तो यस सर है ना, वहां तो और कोई चक्कर नहीं है। अब आप कह रहे हैं, वो आपकी बात ठीक है कि वो स्मगल गाड़ी थी, लेकिन वो एक कप्तान को कहा है, वो आगे अपने जनरल को क्या कहेगा कि सर ये स्मगल गाड़ी, मैंने नहीं बैठना, उसे उसी टाइम कोर्ट मार्शल कर देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एनीवेज द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, वो अलग बात है कि अमेरिका के अंदर जो इनका यूनाइटेड स्टेट्स का लॉ है फौज का, उसका जो सेक्शन 91, 92 और 94 है, वो ये एक्सप्लेन करता है यहाँ की फौज को कि जहां मिलिट्री लॉ आए और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाना है। आपने मिलिट्री की कमांड को ओबे नहीं करना अगर वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी बड़ा जबरदस्त झगड़ा पड़ा हुआ है ना 6 कांग्रेसमैन। हाँ जी, एक पीछे नहीं हट रहा। वो कहते हैं कि आप सारे वेटरन्स हैं। आपने बात नोट की, ये सारे वेटरन। उन्होंने कहा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाना है। अच्छा, अब वो मेजर और जनरल साहब को फटका दिया इन्होंने बेचारों को। जिंदगी तो गई, उन्हें देशद्रोही डिसऑनर कर दिया। उनकी माओ ने जब एप्लीकेशन दी, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला कि इजाज शाह साहब भी करप्शन कर रहे थे, तेल बेच रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे, नॉन कस्टम गाड़ियां। तो जनरल का क्या हुआ फिर? सुने, और अगली बात पता चली कि जो उनसे पहले जनरल थे वो भी यही कर रहे थे, अबैदुल्ला खटक, वो कर रहे थे, और अब इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, उनको पता लगा उस वक्त। और आगे सुने, उनके पास मोस्ट सेंसिटिव असाइनमेंट थी उस वक्त। फौज को तो लेने के देने पड़ गए। ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते तो पता चलता उनसे पीछे वाला भी ये कर रहा था। अच्छा, उनसे पीछे वाला भी ये कर रहा था। उनके नीचे ब्रिगेडियर को, उनका नाम आखिरी लास्ट नेम था शहजादा ही लगा वैसे वो भी करप्शन कर रहे थे कुछ 4-5। हुआ क्या इन सबको? उनको फिर जनाबे वाला सर्विस से रिमूव कर दिया गया, लेकिन डिसमिस नहीं किया गया। उन्हें पेंशन भी मिली 25% कटौती के साथ, मेडिकल बेनिफिट्स भी, किसी को जेल में नहीं डाला, किसी की मीडिया के ऊपर परेड नहीं कराई। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी। और वो ईमान हमें बताती थी, वो बच्ची एक कैप्टन, अच्छा नहीं, वो ईमान दुरानी एक बच्ची कैप्टन थी मिलिट्री की, कि ऐसा नहीं कह रही कि जो करती है फौज ठीक करती, लेकिन जो करती मुल्की मफाद में करती। अब इन्होंने मुल्की मफाद में क्या किया? स्मगलिंग गाड़ी। मेरे उस वीलॉग को लेके गरीदा फारूकी टाइप कोई 10-20 जो टौटियां हैं, उनको मेरे पीछे डाला कि शहबाज गिल फौज के खिलाफ बयानियां बना रहा है बाहर बैठ। भाई ये कहां से फौज के खिलाफ बयानियां हैं? ये तो जनरल एजाज शाहद, अबैदुल्ला खटक और दूसरे जो फौजी हरामीपन कर रहे थे, ये उनके खिलाफ पाकिस्तान में छप चुका है। डॉन ने छापा था, न्यूज ने, जियो ने, और उन्हीं की रिपोर्टिंग की थी मैंने 100% जो उन्होंने कहा, मैंने देखा। लेकिन उसके बावजूद शहबाज गिल जो है वो, तो ये गरीदा को तो मल्टीविटामिन चाहिए। अच्छा, कोई मल्टीविटामिन या विटामिन सी। तो मेरा ख्याल आप इजाजत लें, इसके बाद इसी पे खत्म करते हैं। कहीं आप क्योंकि फिजिशियन भी हैं, तो कहीं गरीदा साहब, अच्छा गरीदा साहब का मैं आपको एक वाकया, साहिबा का आपको एक वाकया सुनाऊं। कोविड आ गया, इनको कोविड हो गया, इनको लगा कोविड हो गया। उस टाइम नया कोविड की भी बड़ी हिम्मत है। अच्छा, इनको कोविड हो गया, इनकी मैं अखलाकियात बताता हूँ, इनकी अखलाकियात क्या है। इनको कोविड हो गया, जब इनको कोविड हुआ तो उस वक्त नई टेस्टिंग अभी लैब्स में नहीं होती थी, बिल्कुल नया था ना, तो कोविड का पता नहीं था, तो गवर्नमेंट टेस्टिंग कर रही थी। जीएचक्यू से करवा रही है? नहीं, गवर्नमेंट टेस्टिंग कर रही थी। तो इन्होंने, क्योंकि ये जर्नलिस्ट थी, तो इन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे कोविड हो गया। और उस वक्त शुरू के दिनों में कोविड से इतना डर था कि कोई करीब नहीं जाता था किसी के, कि मैं मर जाऊंगा। तो मैं अपने घर में हो गई हूँ मुकैयद, तो मेरा कोविड टेस्ट करवा दीजिए किसी को भेज के।
तो मैंने जो हमारे मीडिया को डील करते थे पीआरओ साहब, उनको कहा, और उन्होंने जो क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास सबसे पहले था कोविड का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास, तो वो टीमें जाती थी, जाके टेस्ट करती थी शुरू के दिन। वो इनके घर गए, उन्होंने चेक किया और इनको कोविड था। इन्होंने अगली फरमाइश की कि पैसे मैं खुद दूंगी, आपका कोई बंदा है जो मुझे ग्रोसरी ला दे, मेरे पास कोई बंदा नहीं है, खाने को घर पे कुछ नहीं, आपका कोई बंदा है जो मुझे ग्रोसरी ला दे, आपको ड्राइवर कोई भी बंदा, पैसे मैं खुद दूंगी। मैं इसलिए पैसों की सारे दौड़ के हो गए, हाँ, वो डर के दौड़ गए। तो मेरा जो बड़ा एक वफादार आदमी था जो मेरे साथ काम करता था, उसको मैंने कहा कि यार ये हमारी बहन की तरह है, अकेली हैं, तो आप ग्रोसरी दे आओ। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं तो मर जाऊंगा, उनको कोविड है, क्योंकि गांव का आदमी था वो, उस टाइम डर रहा था। अच्छा, अब मैं खुद जाता तो कोई अफेयर वो बन जाता, स्कैंडल बन जाता। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा तुम ऐसे करना, क्या पता उन्होंने सीसीटीवी लगाया। अच्छा, मैंने कहा तुम गेट के ऊपर रख के आ जाना, मैं उनको बताऊंगा, वो उठा लेंगे, और मैं उन्हें कहूंगा बुरा ना माने, वो तुम्हें डर है कोविड का। उसने कहा जी ये मैं कर लूंगा। वो गया, उसने खरीदा और जाके गेट पे रख के मुझे फोन कर दिया, जी मैंने फोन किया कि गेट से उठा ले। अब ये काम तमाम हो गया। अब मैं आपको गरीदा साहबा की जो स्कूल कॉलेज और घर में इनको एथिक्स मिले वो जरा गौर कीजिए। जब मुझे फौज ने उठाया और मेरे पे तशद्दुद हो रहा था, तो गरीदा साहबा के पास मेरे उस बंदे का फोन था, क्योंकि उसने एक दफा नहीं, फिर उसके बाद भी उन्हें फोन करके उनकी खिदमत लेती रही। तो गरीदा साहबा ने उसको फोन करके कहा कि कोई शहबाज गिल का स्कैंडल बताओ, क्या तुम्हें तनख्वाह देता था तुम्हारे साथ? इस औरत को ये शर्म भी नहीं आई कि ये जो लिंक है सीरियसली ये जो लिंक है इसको तो एक्सप्लॉइट ना करूं, ये तो शहबाज गिल ने मेरे पे नेकी की थी। तो उस दिन मुझे अब गरीदा फारूकी के ऊपर गुस्सा नहीं आता। वो कोई बेचारी के मतलब वो मोरालिटी का कोई अलिफ और बे मौजूद ही नहीं है कहीं, उसे ये पता ही नहीं है। पता किसी और को करती ना, बड़ी बात, मतलब आपको करती, किसी और को करती, कोई और मेरा स्कैंडल निकालती, कुछ करती, मेरे पे हमला। उसने उस लिंक को जहां से उसको रिलीफ दिया था और मेरे बंदे ने अपनी जिंदगी पे खेल के जाके उसके हिसाब से बेचारे के, वो बाद में हमें पता चला कोविड इतना भी खतरनाक नहीं है, उस वक्त नहीं पता था। तो शी कॉन्टेक्टेड हिम, तो उसने आगे से पता क्या कहा, वो अनपढ़ बंदा है, 8 जमातें पढ़ा है। उसने कहा बाजी जी ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आंदी, साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? अगर ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ, मैं ਉਹਦੇ खिलाफ बयान नहीं देंगा। कमाल है वैसे, उस 8वीं जमात पढ़े हुए गांव के बंदे में एथिक्स थे। तो ये जो आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म में बहादुरी नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इंसान अंदर से क्या है उससे फर्क पड़ता है। इससे आपको एक गरीदा का टोटल पर्सनालिटी की जो फॉर्मेशन या कैरेक्टर है वो पता चलता है। इससे आपको ये भी मजीद पता चलता है कि मसला आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान नहीं, ये सोशल फैब्रिक में, ये हमारा सारा का सारा पॉलिटिकल और सोशल मसला। और आप गुस्सा कर जाते हैं जब मैं आपको कहता हूं कि हम 99% करप्ट हैं, आप कहते नहीं है, आप कहते हैं ये बात आपकी ठीक है कि माहौल ने हमें करप्ट बना दिया है, मजबूरी, एनवायरनमेंट ऐसा कर दी। इधर से डॉक्टर जाते हैं उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए, इधर से डॉक्टर जाते हैं वो कहते हैं हमें प्रोटोकॉल दें, जो प्रोटोकॉल दे देता है उसके साथ वो सेट हो जाते हैं। फौजी कंट्रोल ही ऐसे करते हैं, ये ISI का मैस प्रोटोकॉल, पासपोर्ट की अलग लाइन, ठका ठक। वो क्यों? अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, बड़े वली अल्लाह किस्म के आदमी हैं, मिटे हुए आदमी, आप उन्हें जानते हैं, मिले हुए भी हैं, जमीन पे बैठने वाले, अमेरिका में रहते थे, पाकिस्तान चले गए। मैंने उन्हें पूछा आपके बीवी बच्चे पाकिस्तान अमेरिका में हैं, सियासत भी आपने नहीं करनी, हुकाम भी नहीं, सब कुछ आपका, यहाँ वहाँ क्यों ज्यादा रहते हैं? उन्होंने कहा गिल साहब हुकूमत भी तो करनी होती है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा वहाँ मेरा ड्राइवर है, खानसामा है, मैं हुक्म शुक्म चलाता हूँ, वहाँ हुक्म चलते हैं, यहाँ पे तो कोई मुझे नहीं सुनता। तो वो जो हमारे अंदर एक बिल्ट इन, यहाँ तो हम अपने टॉयलेट भी खुद साफ करते हैं, जो अपने अंदर एक हमारे बिल्ट इन जो एक कॉम्प्लेक्सेस है ना, वो सारी उम्र तो हम गुलाम रहे हैं। डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा मैं अगर एकेडमिक सेंस में थोड़ा सा देखूँ, हम में से बहुत से लोग बहुत आसानी से जलियांवाला बाग में जब मैसेकर हुआ और जो सिपाही थे, सिख, गोरखा और इंडियन आर्मी के 90 थे या 50 थे, जिन्होंने ब्लाइंडली ब्रिगेडियर जनरल डायर के अहकामात को माना और लोगों के ऊपर फायरिंग की, अपने ही लोगों के ऊपर, जो देसी लोग थे उनको मारा उन्होंने, ठीक है। हम बहुत आसानी से उनको बुरा भला कह सकते हैं, गालियाँ निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं उनका कैरेक्टर नहीं था। लेकिन अमेरिका के अंदर इंतहाई अमीर डॉक्टर, बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर ने, जिनको कोई खतरा नहीं था, वो जो गोरखा सोल्जर्स थे ना जनरल डायर के साथ, उनको तो ये था कि अगर डायर की जेल में डाले जाएंगे, उनको भी गोली मारी जा सकती, वो तो उनका तो कोर्ट मार्शल हो जाता ना। हाँ। अगर वो ब्रिगेडियर जनरल डायर की बात ना मानते तो वो वैसे भी रोबोट्स की तरह थे, उनका कोर्ट मार्शल हो जाता। डॉक्टर साहब, जिन अमेरिका के अंदर ये जो अपना के अंदर ताकतवर तरीन आपके डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स साल के कमाते हैं, ठीक है,
और जो जिनके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को, फौज को कोई कंट्रोल नहीं है, इनकी जिंदगी को खतरा नहीं है, सिर्फ प्रोटोकॉल, इनकी माश को खतरा नहीं है, सिर्फ इनके बच्चों के मुस्तकबिल का खतरा नहीं है, सिर्फ प्रोटोकॉल, ठीक है। वो फेक जो इमेजरी है। पाकिस्तान की अंदर फौज के अंदर अगर अफसर डरे हुए हैं, ये पुलिस वाले डरे हुए हैं, ये सहाफ़ी डरे हुए हैं, वो इतने बड़े मुजरिम नहीं हैं जितने अमेरिका के अंदर ये अमीर ताकतवर, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी, जिनको अल्लाह ने ये और मौका इनकी दिया, काबिलियत भी दी, काबिलियत है, सेल्फ मेड लोग हैं, सेल्फ मेड लोग, लेकिन ये ज़हनी तौर पे ग्रो ना कर सके, और काबिल लोग हैं, और काबिल लोग हैं, लेकिन इन्होंने जनरल आसिम मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया। उसकी खुशनुदी की खातर दुम हिलाते हुए, कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए जब वो इनको बुलाता है, दुम हिलाते हुए, नोइंग फुली वेल कि इसके हाथ पाकिस्तान के लोगों के खून से रंगे हुए हैं, ये दुम हिलाते हुए हर इवेंट के ऊपर चले जाते हैं। ये जनरल डायर के सिपाहियों से ज़्यादा लोअर लेवल की फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी में। और ये बातें जब ऐसे, ये यहाँ से बातें करना आसान है ना। अभी मैं वहाँ तकरीर कर रहा था तो एक खातून कह रही थी सारी फौज को गद्दार कहें। मैं उनको समझा रहा था कि वो जो सिपाही है वो तो हुक्म मान रहा है। आप गौर करें, कोई जनरल नहीं खड़ा हुआ, किसी ने रिजाइन नहीं किया ऊपर से। अगर कोई 2-4 जनरल खड़े हो जाते, हो सकता है नीचे से सिपाही भी खड़े हो जाते, रिटायर भी डरे रहे, रिटायर भी डरे, हेल्थ खत्म हो जाएगी, पेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये इज्तिमाई कोलैप्स है। तो जो आपको यहाँ नजर आता है ना, यहाँ बैठा बंदा, वो प्रोटोकॉल के चक्कर में, हुज हु के चक्कर में, कि मेरा कनेक्शन बन जाए, मेरी कहानी बन जाए, मुझे फलां जानता है, पाकिस्तान में फोन पे मेरा काम हो जाता है, वो इस चक्कर में उन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया जो मोरालिटी। अच्छा, इनके जो बच्चे हैं ना यहाँ, वो ये काम नहीं करेंगे। आपको मैं मजे की बात बताऊं, उनका अमेरिकन इन्हीं डॉक्टर्स के बच्चे कभी भी ये काम साइन अप नहीं करेंगे, क्योंकि वो आजाद हैं, वो आजाद कौम में पैदा हुए, ये हम ज़हनी गुलाम हैं, हमारे ज़हन से गुलाम हैं। मैं आपके और मेरे वो जो दोस्त हैं जिनका मैंने जिक्र किया, नाम नहीं ले रहे, जब वो जनरल बाजवा ऐसे हम सारे खड़े होते थे, तो बाजवा साहब जो बहुत फिजिकल होते थे। आर्मी चीफ नॉर्मली फिजिकल नहीं होते, कोई भी यूनिफॉर्म आदमी फिजिकल नहीं होता, क्योंकि वापस आप उसके साथ फिजिकल मतलब वो ऐसे करते थे। जनरल बाजवा ये करते थे, ये हाथ मारते थे, बार बार हाथ पकड़ते। तो मेरी बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, अच्छा ये भी एलीट कैप्चर है यहाँ भी। बिलावल जो है उसकी माँ भुट्टो है, तो बिलावल अपने आप को भुट्टो कह सकता है क्योंकि वो एलीट है। शहबाज गिल की माँ बाजवा है, शहबाज गिल बाजवा कहे तो जोक बनाते हैं। ये गुलामी का लेवल चेक करें, बिलावल जरदारी के पास ये फैसिलिटी है कि बिलावल की माँ भुट्टो है तो बिलावल भुट्टो है। शहबाज गिल की माँ बाजवा है, तो अगर शहबाज गिल कहे कि मेरी माँ बाजवा है, मैं भी आधा बाजवा हूँ, तो शहबाज गिल का मजाक है ना, जेंट्री के मसले। तो वो मुझे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा ननियाल और है भी उन्हीं के इलाके से, तो वो मुझे और सुनाओ वो कहाँ से हैं तुम्हारे ननियाल, किस गांव से, तो मेरे साथ अक्सर फिजिकल बात करते थे, हाथ पकड़ लेते थे। तो हमारा वो जो दोस्त है, क्योंकि वो मिलिट्री की ताकत को समझता है, तो अगर हम ऐसे 4-5 लोग खड़े होते थे और जनरल बाजवा उसका नाम लेते थे ना, सिर्फ मसलन उसका नाम अगर रशीद था, तो वो बात करने के लिए उसे कहते थे रशीद, तो वो आगे से ऐसे करके ये नहीं कहता था जी सर, वो झुक के थोड़ा सा, तो ऐसे जैसे मुर्गियों को इकट्ठा करते हैं ना, वो दोनों हाथ ऐसे करके कहता था जी सर, मतलब घुटनों की तरफ। तो मैंने एक दिन उसे कहा कि ये कुछ चीज इकट्ठी करते हो तुम बाजवा साहब के करीब। और इमरान खान के साथ वो ऐसा नहीं करता था। इमरान खान लेवल हेडेड बात करते थे। इमरान खान का मैं चीफ ऑफ स्टाफ था, इमरान खान एक दरवेश आदमी था, वो अगर आप उसके साथ ऐसा कोई करता था ना, तो मुझे कहते थे एज अ चीफ ऑफ स्टाफ, यार इसे समझाओ ये क्या करता है यार कर। तो वो इंसानों की डिग्निटी को मुतासर नहीं करते थे। तो इसलिए एनीवेज अब हम इजाजत चाहते हैं। 57 इंटरेस्टिंग थी वैसे डिस्कशन। तो ये हमारे जो वहाँ के जो हमारे आप कहें कि एक्सपीरियंसेस है। तो आखिरी बात कि ये जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स हैं या कहीं पे भी, इनके जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, अच्छा ये ब्रिटेन वालों का नहीं है ये मामला, क्योंकि उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, आपका मीरपुर और दूसरे, वो पाकिस्तान में रह के भी, ब्रिटेन में रह के भी पाकिस्तानी हैं। उनके जो बच्चे हैं वहाँ, वो एक जनरेशन और अभी थोड़े से गुलाम रहने हैं। उनके पास वो आजादी की सोच नहीं है, उनको मौका नहीं मिला। यहाँ का जो बच्चा है, थर्ड जनरेशन इंडिपेंडेंट, यहाँ का बच्चा जो है ना, स्पेशली फिजिशियंस का जो बच्चा है यहाँ पर, उसकी जो इंटरेक्शन है वो अमेरिकन के साथ है। वो एक फ्री कंट्री में पैदा हुए, उनके अंदर एक फ्री स्पिरिट है, उन्हें पता है कि व्हाट इज फ्रीडम, फ्री मैन क्या होता है। तो वो ये हरकतें नहीं करेंगे जो आपको अपना की जो मरियम नवाज है, जो अपना के अंदर एक मरियम नवाज है, जो वो हरकतें कर रही हैं, उनके बच्चे कभी नहीं करेंगे। उनके शौहर करेंगे, वो खुद करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर सिर्फ ये कि जब वो जाएं तो मिलिट्री गैरिजन में उनको एक मीटिंग मिले, उन्हें वो टी ब्रेक मिले, वो तस्वीरें लगाएं, भाई ये इनकी कीमत है। और ये इनकी अकेले नहीं है, हम सब पाकिस्तानियों का यही हाल है, किसी एक का नहीं है। तो
जब तक हम इसमें से नहीं निकलेंगे, और फौजियों को बहुत अच्छी तरह से पता है, जर्नल्स को, कि कैसे एक्सप्लॉइट सब करना आप है। हर दफ़ा ना एक नया जुमला, एक नया मसला भी दरमियान में खड़ा कर देते हैं जब बात ख़त्म करने लगते हैं। ब्रिटेन के अंदर वो पाकिस्तानी जिनके माँ बाप ने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखा, जो साल में 2-2 दफ़ा पाकिस्तान जाते हैं, 3-3 दफ़ा जाते हैं, जो शादियाँ अपने बच्चों की वहाँ करते रहे, और जो पाकिस्तान की रियासत से बहुत ज़्यादा मरूब हैं, वो एक ख़ास किस्म की जनरेशन है, जो कम पढ़ी लिखी जनरेशन वहाँ पे आई थी। ये लोअर लेवल के बिजनेसमैन, जो वहाँ पर जो प्रोफेशनल क्लासेस हैं ब्रिटेन के अंदर, जिनके माँ बाप डॉक्टर, वो एक डिफरेंट है, उनके बच्चों के अंदर वो डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट है। मैंने 2 मैचों के वहाँ रहा भी। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ पर थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, आई स्टैंड करेक्टेड कि वहाँ पर मैं 100% ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा। वहाँ पर भी अगर कोई शख्स बहुत हाईली क्वालिफाइड है और उसके बच्चों का मेल मिलाप गोरों के साथ भी है इक्वली या इक्वल से ज्यादा, जो वहाँ इंटीग्रेटेड है, तो वो आज़ाद शहरी होगा। जिसका बाप कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चरर या प्रोफेसर है। आई स्टैंड करेक्टेड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानियों के अंदर ही रचे बसे हैं, उनकी सारी गेम वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। वरना तो ब्रिटेन में मैंने ऐसे भी लोग देखे जो पाकिस्तान के पुलिस अफसर जो होते हैं ना, SP, DIG वगैरह, उनको भी खिदमतें करते रहते हैं। उनको इधर भी ऐसे ही हैं। ये आप हैरान हो गए, आपके डॉक्टर्स इधर ये काम करते हैं, एयरपोर्ट से रिसीव कर, हाँ, शॉपिंग करके देते हैं बड़ी बड़ी महंगी उन्हें। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ एक डॉक्टर साहब की, ये खत्म नहीं होने लगी। चले सुना देता हूँ। एक डॉक्टर साहब ने मेरे पास रोना रोया। मैं आया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी फंक्शन में उनकी तरफ गया, तो उन्होंने कहा कि चले आए शॉपिंग कर लें। तो मैंने कहा किस चीज़ की शॉपिंग करनी? उन्होंने कहा कोई जैकेट वैकेट ले लें। मैंने कहा मेरे बैग में तो यार जगह नहीं है, मेहरबानी करें। तो शाम को फिर उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि गिल साहब आप मेरे पे एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, ये क्या बात है? मैंने कहा यार क्या हुआ है? उन्होंने कहा जो सियासतदान आता है, जो फौजी आता है, वो शॉपिंग करते हैं, बेगमात भी करते हैं, तो आप भी ले लें, कोई हम किसी से बात नहीं शॉपिंग करने बेचारे आप। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मेरे पास जगह ही नहीं है, अगर होती तो मुझे कोई चीज़ चाहिए होती तो मैं ले लेता, जाके खुद ले लेता, आपने क्यों लेनी? तो उन्होंने कहा मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ। एक पॉलिटिशियन आए, उनके साथ एक मिलिट्री के कर्नल आए। अब आप समझ ही सकते हैं कर्नल किस कैपेसिटी में आए होंगे पॉलिटिशियन के साथ। उनकी ड्यूटी पॉलिटिशियन के साथ थी, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने, पॉलिटिशियन साहब ने कहा कि कर्नल साहब ने कुछ शॉपिंग करनी है तो इनको शॉपिंग करा दीजिएगा। वो कराने ले गया। कर्नल साहब ने कहा कि असल में मैंने बीवी की कुछ प्राइवेट करनी है शॉपिंग, तो आप मुझे कार्ड दे दें। उसने कार्ड दे दिया। कर्नल साहब ने 4 घंटे में $28,000 की शॉपिंग की। कितने की? $28,000। 28 था। उसने मुझे रसीद भी दिखाई अपने क्रेडिट कार्ड की, बाद में बताएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दोस्त ही है वो, पॉलिटिशियन भी जानने वाला है आपका, और दोस्त मतलब आपका कोई करीबी नहीं, लेकिन आपके जानने वाला। अच्छा, कर्नल साहब ने $28,000 की शॉपिंग कर दी। अब डॉक्टर साहब कहेंगे एडा लम्बा बिल, हाय मेरा दिल। समझ रहे ना? $28,000 की उसने जनाब बैग शैग को शनैल को इधर उधर उसने फड़का दिया काम थोड़ी देर के अंदर ही। तो मौले मुफ्त दिले पे रहो। तो ये काम होता है यहाँ पर। तो ये आपको लगता है कि ये इमरान खान या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, तो आप ये जो अपना की हमारी मरियम नवाज हैं, आप इनकी तस्वीर खिंचवा दें, ये तो मरने मारने को तैयार है। उसको रख लेंगे ड्राइंग रूम में आने। मैंने कहा ये उनकी ड्राइवर बनने को तैयार हो जाएंगी माजरत के साथ। तो दिस इज ज़हनी गुलाम है, ये ज़हनी गुलामी है ये। और अल्लाह ने इनको क्या मकाम दिया है, और किसी का एहसान नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि किसी से इतनी नफरत ना करो कि उसके साथ इंसाफ ना कर सको। ये जितने भी लोग यहाँ सेल्फ मेड है, ये भले गुलाम है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज साहब, वो एक काबिल खातून है, मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है, हलाल का पैसा कमाया है, सब अच्छाइयाँ हैं। सिर्फ यहाँ जो मौजूद ज़हनी गुलामी है, उसने यहाँ मौजूद नहीं है ज़हनी गुलामी। नहीं, यहाँ मौजूद ज़हनी गुलामी जो है, उसने उन्हें मोरालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करवा दिया, और छोटे से बेनिफिट के लिए वो झुक गई। और उन्होंने पूरी, लेकिन वो अकेली नहीं है। अच्छा छोड़ें यार, पीटीआई को छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, पाकिस्तानियों को छोड़ दें, 26 नवंबर वालों को छोड़ दें। आप एक फिजिशियन हैं, इलामा इकबाल से पढ़े हैं शायद। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या पूरी दुनिया में ये रिवाज है या नहीं कि अगर आपका प्रोफेसर या आपका स्टूडेंट मुसीबत में हो तो प्रोफेसर्स भी उसके लिए स्टेटमेंट देते हैं, स्टूडेंट्स भी देते हैं। ये पूरी दुनिया में मुसद्दका असूल है या नहीं? बिल्कुल है। यास्मीन राशिद के लिए स्टेटमेंट नहीं दे सके यार, खत नहीं लिख सके, डूब के मर जाना चाहिए। और मैं बहुत सारों को जानता हूं जो उनके डायरेक्टली स्टूडेंट है यास्मीन राशिद। मैं कहता हूं यास्मीन राशिद गलत भी हैं। मैं यही अज्यूम कर लेता हूं 1 मिनट के लिए कि इनके हिसाब से बड़ा जुर्म, वाकई दहशतगर्द है वो। इनको फिर भी कहना चाहिए कि यार और कुछ नहीं, उन्हें कोई तिब्बी इमदाद ही बेहतर दे दो, यही खत लिख देते। होना ये चाहिए था कि कम से कम डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी फिजिशियंस जो हैं
वो मुत्तहद हो जाते, इकट्ठे होते, अपने डिफरेंसेस ख़त्म करते और पोजीशन ले लेते और दुनिया की हर फिजिशियन एसोसिएशन बॉडी के पास जाते और कहते कि ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड गायनेकोलॉजी औरत है, इसको कैंसर भी थी, कैंसर सर्वाइवर है, इसको उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन देखिए ये कुछ नहीं उन्होंने किया और बेल दिलवा देते। बेल दिलवा। और जब उनके केस का फैसला हो जाता, सजा हो जाती, तो अंदर भेज ये देते। तो अगर आज ये फिजिशियंस इकट्ठे होकर अक़वाम मुत्तहिदा के पास चले जाएं तो बहुत बड़ा रिलीफ एजुकेट करें तो चंद लेकिन वो जो हमारी अपना की मरियम नवाज है, जो हर जगह अपनी तस्वीरें लगवाती हैं, शुक्र है उनका इक़्तिदार भी आसिम मुनीर की तरह अब ख़त्म ही हो गया तकरीबन, या होने वाला है, वो कभी उसके लिए बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें गैरिजन में वो बस टी ब्रेक चाहिए और प्रोटोकॉल चाहिए। तो दिस इज अनफॉर, जब तक आप इन लोगों को नेम और शेम नहीं करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। चले ले जी, बहरहाल इजाजत चाहते हैं जी। वो 43 मिनट के ऊपर डॉक्टर साहब ने एक धमाका किया था, वो भी हमने ख़त्म करना है। वो मैं 1 सेकंड लगेगा, वो ख़त्म करवा देंगे हम अपनी टीम से। तो आई नो कि थोड़ी कैजुअल डिस्कशन थी, लंबी थी, आप डबल स्पीड धमाका पे क्या करके अपने आप को क्या क्या कहा था मैंने कि नहीं, मेरे नहीं, बारे में क्या थे वो नहीं, वो हम वैसे ही खत्म कर देंगे, पता ही नहीं लगेगा धमाका क्या, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको मजे की बात बताएं कि हमारे साबर भाई ने एक दफा AR भाई के ऊपर ऐसा धमाका कर दिया था, वो चल गया था, तो गुड फेथ में था। मैंने कभी किसी को नहीं कहा, नहीं, मुझे कहते नहीं, उन्होंने भी किसी को नहीं कहा था, शेर सुनाया था, शेर में जुबान लड़खड़ा गई थी, जेन्युइनली शेर सुनाया था। तो हो जाता है। तो मुझे यहाँ से और मोहित को इजाज़त दीजिए। मैं अमूमी तौर पर शादियों में नहीं जाता क्योंकि खान साहब जेल में हैं, हम अच्छे नहीं लगते शादियों में जाके दांत निकाल के सेलिब्रेट करने की। तो लेकिन हमारे एक वर्कर हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनके बेटे की शादी है और वो अपनी इंतहाई बुजुर्गी के बावजूद हमारे हर प्रोटेस्ट में सर्दी गर्मी में पहुंचते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपने ज़रूर आना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आज वहाँ जाना। अगर आपको मेरी तस्वीरें नज़र आएँ तो गाली गलोच ना कीजिएगा, शौक़ से नहीं जा रहा, एक वर्कर हैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।